तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर, और आज देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं या अफेक्ट करते हैं। मीन्स फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर। हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जब मतलब कि जो बल्क में परचेजिंग होती है, तो उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंडस्ट्रियल बाइंग आर सब्जेक्ट टू मैनी इन्फ्लुएंसर्स। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की परचेजिंग होती है, उसको बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसको इन्फ्लुएंस करते हैं। सम मार्केटर्स अज्यूम दैट द मेजर इन्फ्लुएंसर्स आर इकोनॉमिक। बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस का ऐसा मानना है कि जो ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं वो मोस्टली ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इकोनॉमिक होते हैं। इकोनॉमिक का मतलब कि जो आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी या उससे रूल से रिलेटेड होते हैं। दे थिंक buyers will favor the suppliers who offers the lowest price or the best product or the most service. There are some major influences listed below. हाँ बताइए। ओल्ड बिल्डिंग में जाइए। हाँ हाँ, 10 बजे खुल गया होगा वहाँ पर। उसमें कंप्यूटर लैब है, वहाँ पर जाइए ना, वहाँ पर शेर सर होंगे, वो बता देंगे आपको। देखिए यहाँ कहीं होंगे, हो सकता है आ रहे हैं लोग। तो इसमें हम ये कहते हैं कि दे थिंक बायर्स विल फेवर द सप्लायर। जो बायर्स होते हैं वो सप्लायर्स का फेवर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो प्राइस होती है उसको लो प्राइस पर ऑफर करते हैं, लो प्राइस पर ऑफर करते हैं, और द बेस्ट प्रोडक्ट और द मोस्ट सर्विस। देयर आर सम मेजर इन्फ्लुएंसेस लिस्टेड बिलो। अब जो इंडस्ट्रियल बाइंग होती है और जो सप्लायर्स और बायर्स होते हैं, तो सप्लायर्स क्या करते हैं? सप्लायर्स आपको जो लो प्राइस है वो ऑफर कर सकते हैं, या हो सकता है कि आपको बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट ऑफर करें, या हो सकता है कि आपको बेटर सर्विसेज ऑफर करें। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से बायर्स सप्लायर्स का फेवर करते हैं। जो बायर्स होते हैं वो सप्लायर्स का फेवर करते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशंस वाले होते हैं उनका मानना है कि जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं वो आपके इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब कि आपकी जो परचेजिंग, मेन चीज ये मान के चलिए कि जब भी इंडस्ट्रियल बाइंग होती है तो उसमें आपका जो फंड होता है वो सबसे एक मेन फैक्टर होता है। तो इसमें यहाँ पर भी यही चीज कह रहे हैं कि जो मार्केटर्स होते हैं उनका सबसे ज्यादा, मार्केटर्स का मानना यही है कि जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे फैक्टर्स जो यहाँ पर इन्फ्लुएंस करते हैं वो एक बार हम इनको देख लेते हैं। तो मेजर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल बाइंग कौन कौन से होते हैं? इन्वायरमेंटल फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, इंटरपर्सनल फैक्टर और इंडिविजुअल फैक्टर। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके इंडस्ट्रियल बाइंग को, इंडस्ट्रियल बाइंग हमेशा ये मान के चलिए कि बल्क परचेजिंग जो है, बल्क परचेजिंग में आपका मशीनरी से रिलेटेड हो सकता है या आपके रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो सकता है, उसकी रिलेटेड परचेजिंग। तो इनमें से हम एक एक चीज देखते हैं कि कौन कैसे किसको इम्पैक्ट कर सकता है हमारे इंडस्ट्रियल बाइंग को। देखिए, इन्वायरमेंटल में इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर जिस कंट्री या जिस नेशन में ही उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, वो आपके इंडस्ट्रियल बाइंग को इन्फ्लुएंस करता है, वो आपके इंडस्ट्रियल बाइंग को इन्फ्लुएंस करता है। अब मान लीजिए कि आपके जो नेशन है जहाँ पर आपका ऑर्गेनाइजेशन है और वो डेवलप्ड कंट्री है, जो डेवलप्ड कंट्री है तो वहाँ की परचेजिंग टोटली डिफरेंट होगी जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है। क्यों? क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होता है रदर देन जो आपके डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो जो कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है
वो आपके परचेजिंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है। कौन सी? जो आपकी बल्क परचेजिंग है। क्यों? क्योंकि उसमें आपके रूल्स वगैरह अलग होते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं और जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं। अब यहाँ पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो जिसकी पर कैपिटा इनकम वो भी आपकी इन्फ्लुएंस करती है, जो कंट्री की जीडीपी है वो भी आपकी इन्फ्लुएंस करती है, जो आपके जीएनपी है वो, इसके साथ ही आपके टैक्सेस, आपके रूल्स, ये ऐसी सारी चीज़ें हैं जो आपके इंडस्ट्रियल बाइंग को इन्फ्लुएंस करती हैं। दूसरी है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में मान लीजिए अभी आपके पास ओल्ड या पुरानी टेक्नोलॉजी है। अब अगर आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहते हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी तो आपकी मशीनरी वगैरह भी अपग्रेड होगी, जिससे आपकी जो बाइंग है वो इन्फ्लुएंस हो सकती है। जो आपकी बाइंग बिहेवियर है वो आपका इन्फ्लुएंस हो सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए अभी आप कोई पुरानी मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है। अब आपको क्या है, नई मशीनरी लगा रहे हैं तो उसमें आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो उससे क्या होगा, आपका जो परचेजिंग है वो आपको ज़्यादा परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपके प्रोडक्ट ज़्यादा बढ़ेंगे तो आपको रॉ मटेरियल भी आपको ज़्यादा परचेज करना पड़ेगा। इसका पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट, जो पॉलिटिकल और रेगुलेटरी डेवलपमेंट, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से खूब डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, मैंने क्या बताया था आपको कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो मोस्टली आपके किसको, गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं या उसमें उनका इन्फ्लुएंस होता है। जैसे ही आपके जो भी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे बहुत सी जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो उनके फेवरेट पार्टी या जिसको लोग सपोर्ट करते हैं उसको क्या करते हैं, फंड प्रोवाइड करते हैं। तो जब जो भी ऑर्गेनाइजेशन उस समय जो गवर्नमेंट पॉलिटिकल उसमें पावर में होती है वो उसकी पॉलिसीज इस तरह से बनाते हैं कि उनके फेवर में वो हो सकें। तो जो पॉलिटिकल रेगुलेशंस हैं, जो पॉलिटिकल रेगुलेशन, मान लीजिए अभी जो गवर्नमेंट चल रही है और अभी जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर इनका कोई फेवर है, अब मान लीजिए अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, कोई दूसरी पार्टी आ जाती है जिसका जिसने रूल को चेंज कर दिया, तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के जो बाइंग है वो उससे इन्फ्लुएंस हो सकती है। तो जो ये पॉलिटिकल पार्टी है और जो रेगुलेटरी है ये आपके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। कॉम्पिटिटिव डेवलपमेंट, कॉम्पिटिटिव डेवलपमेंट का मतलब यहाँ मतलब है आपके जो कॉम्पिटिटर, अगर आप एक ऐसी कंट्री में हैं जहां आपका परफेक्ट कंपटीशन है, जहां आपका परफेक्ट कंपटीशन है तो आपकी बाइंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो सकती है। क्यों? अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो आपको इस तरह से मटेरियल की परचेजिंग करनी पड़ेगी जिससे आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें, जो आपकी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें। अब अगर आपकी कॉस्ट कंट्रोल नहीं होगी तो फिर आपकी क्या होगी, प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। प्राइस ज़्यादा होगी तो फिर आप अपने कॉम्पिटिटर को compete नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना है तो क्या होगा, आपको अपने जो कॉस्ट है उसको कम करनी पड़ेगी। तो जो कॉम्पिटिटिव डेवलपमेंट होते हैं, जैसे जैसे आपका कंपटीशन बढ़ेगा वैसे ही आपके क्या है, बाइंग भी इन्फ्लुएंस होगी। मतलब कि जैसे जैसे कॉम्पिटिटर बढ़ेगा आपकी बाइंग और प्राइसिंग, क्योंकि जो आप परचेज करेंगे उसी हिसाब से आप प्राइसिंग रखेंगे प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जैसी परचेजिंग होगी कॉस्ट की, जैसे प्रोडक्ट आप परचेज करेंगे उसी हिसाब से आपको प्राइसिंग भी रखनी पड़ेगी। तो जो कंपटीशन बढ़ाता है वो आपके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। कल्चर एंड कस्टम्स, कल्चर एंड कस्टम्स का मतलब होता है जिस एरिया में आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं वहां का क्या कल्चर है। तो वो क्या होता है, मतलब कि आपके प्रोडक्ट का कंजम्पशन कितना है, वहां पर उसकी प्राइसिंग कितनी है, आपका वहां के कल्चर से रिलेटेड कौन सा प्रोडक्ट आप दे रहे हैं जिसकी वजह से आपको ज़्यादा या कम आपके जो मटेरियल से आप वो परचेज कर रहे हैं। तो ये क्या है, आपके जो बाइंग बिहेवियर है, जो आपकी बाइंग क्वांटिटी है, ये बाइंग बिहेवियर उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक, इसके बाद आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। अब जो ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये आपके जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जितने भी हैं, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, पॉलिटिकल रेगुलेटरी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कल्चर, ये कस्टम, ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।
ऑल दी फैक्टर्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि ये आपके सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर हैं सारे जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक। और ये आपके बाइंग बिहेवियर को, जो आपकी परचेजिंग है बल्क वाली, जो इंडस्ट्रियल बाइंग है, उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये करते ही हैं, ठीक। इसके बाद आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर का, अब ये वो फैक्टर हैं जो आपके इंटरनल हैं, जो आपके इंटरनल फैक्टर हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ये फैक्टर ऐसे हैं जिनको आप चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर्स आपके सारे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हैं। ऑल दी फैक्टर्स आर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट्स व्हाई यू कैन कंट्रोल ऑल दी फैक्टर्स जो आपके परचेजिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब देखिए क्या क्या है जो ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव जो आपके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव का मतलब कि आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में टारगेट कैसे सेट कर रखे हैं, आपने ज़्यादा कितना टारगेट है या कम कितना है। भाई आपका प्रोडक्शन का आपने टारगेट रखा होगा, आपने जो प्रोडक्शन का टारगेट रखा होगा उसके अकॉर्डिंग ही तो आप प्रोडक्शन करेंगे। अब जैसा प्रोडक्शन होगा तो आप उसी हिसाब से आपकी परचेजिंग भी होगी। अगर आपका प्रोडक्शन ज़्यादा है तो आपके जो रॉ मटेरियल की परचेजिंग है वो ज़्यादा होगी। अगर आपका प्रोडक्शन कम है तो क्या होगा, आपकी परचेजिंग भी कम होगी। प्रोडक्शन कम तो परचेजिंग भी कम, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा तो आपका परचेजिंग भी ज़्यादा होगी। ये क्यों? क्योंकि आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर रखे। मान लीजिए आपने रखा है कि आपका इस फाइनेंशियल ईयर में आपका जो टर्नओवर है वो आपको ज़्यादा चाहिए, आप जो है उसको ज़्यादा टर्नओवर चाहिए, तो आपको प्रोडक्शन को और बढ़ाना पड़ेगा। तो जब प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा तो आपको परचेजिंग भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसके बाद पॉलिसीज, जो ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसीज होती हैं वो भी आपकी जो बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं, आपकी जो परचेजिंग है उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। आपको एक साल में कितना फंड इन्वेस्ट करना है अपने परचेजिंग में, उसकी पहली बात ये। दूसरा, उसके लिए आपको उससे रिलेटेड और कौन कौन से मशीनरी है जो आपको लेनी है उसमें भी, क्योंकि आप जब परचेजिंग करते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी फैक्टर हैं आपको वो सारे आपको कंसीडर करने पड़ते हैं। तो जो स्ट्रेटजीज हैं, आपके ऑब्जेक्टिव सेट कर रखे हैं, पॉलिसीज, ये सब के सब आपके मिलकर के बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये सारे आपके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके बाद आते हैं आपके प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब होता है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें किस ऑपरेशंस के थ्रू आप कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका ऑपरेशंस होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको परचेजिंग भी करनी पड़ती है। ऑपरेशंस का मतलब है आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है। आपके पास एक मशीन है, आपके पास दो मशीन है, आपके पास तीन मशीन है, इसका मतलब कि आपको उतनी ही कैपेसिटी में आपको उतनी ही क्वांटिटी को परचेज करना पड़ेगा। आपको उतनी ही क्वांटिटी को परचेज करना पड़ेगा। आपके पास एम्प्लॉय के, अब मान लीजिए कि आपके पास मशीन 3 है आपके पास, लेकिन जो एम्प्लॉय हैं वो कम है, तो अब ऐसा तो नहीं बिना एम्प्लॉय के आप उसको मैन्युफैक्चरिंग करना चालू कर देंगे। या आपके पास हो सकता है एम्प्लॉय ज़्यादा हों, आपके पास मशीन कम हो, तो वो आपको उस हिसाब से परचेजिंग करनी पड़ेगी। तो जो आपके ऑपरेशंस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वो भी आपकी परचेजिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके बाद आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन, आपका ऑर्गेनाइजेशन छोटा है या बड़ा है या मीडियम साइज का है, मतलब कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब मान लीजिए अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लेवल का या इंटरनेशनल लेवल का है, आपका मार्केट कवरेज इंटरनेशनल लेवल पर है, तो आपकी परचेजिंग बल्क में ज़्यादा होगी, तो आपकी परचेजिंग ज़्यादा होगी। यही अगर आपका डोमेस्टिक है या नेशनल लेवल का है तो आपकी परचेजिंग कम होगी। तो इससे क्या होता है, मतलब कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का साइज है वो भी, और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है ये भी आपकी परचेजिंग पर डिपेंड करता है, ठीक। ये भी आपकी जो परचेजिंग बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसके बाद है सिस्टम। सिस्टम का मतलब कि होल ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो सिस्टम है सारे एक इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पर आपका सिस्टम कैसा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपका सही काम करता है कि नहीं करता,
ऐसा तो नहीं आपने बल्क में परचेजिंग करके रख लिया, आपका प्रोडक्शन भी हो गया लेकिन आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट उस प्रोडक्ट को नहीं निकाल पा रहा। या हो सकता है कि आपको ज़्यादा प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट हो, आपका जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है वो आपको फंड प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या है, पूरा सिस्टम एक साथ जैसा काम करता है, अगर सिस्टम के जो डिविजन्स होते हैं वो भी सही काम नहीं करते तो उससे भी आपकी जो परचेजिंग है वो इन्फ्लुएंस होती है। इसके बाद आते हैं इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में अथॉरिटी, आपने किसको वो अथॉरिटी दे रखी है परचेजिंग की, आपने परचेजिंग की किसको अथॉरिटी दे रखी है। जैसे अब आमतौर पर क्या होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ठीक ठाक है तो वहाँ पर एक परचेज मैनेजर होता है, वहाँ पर एक परचेज मैनेजर होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको परचेज करना, तो कि कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में उसको परचेज करना है। इसके अलावा क्या उसमें और किसी का इन्फ्लुएंस है, जो टॉप मैनेजमेंट है उसका कितना इम्पैक्ट है आपके डिसीजन पर, आपका कितना इम्पैक्ट है। मान लीजिए आपने एक ऑर्डर किया और मैनेजमेंट ने कहा कि नहीं आपको इतना परचेज नहीं करना है, आपको क्वांटिटी रिड्यूस या इंक्रीज करनी है, तो उससे भी आपका परचेजिंग बिहेवियर जो परचेजिंग है आपकी इन्फ्लुएंस हो सकती है। दूसरी बात करते हैं स्टेटस की। स्टेटस का मतलब कि जो परचेज कर रहा है उसका स्टेटस क्या है। अब जैसे जो परचेज मैनेजर है, जो उसके सप्लायर्स हैं उसके साथ उसके रिलेशनशिप कैसे हैं, रिलेशनशिप के साथ उसकी बार्गेनिंग पावर कैसी है। अब पता चला है कि जो सप्लायर्स ने आपको सप्लाई किया है तो उसमें से उसने बार्गेनिंग की है कि नहीं की है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशनल की जो बल्क की परचेजिंग होती है उसमें क्या होता है, उसमें आपको कोटेशन देने पड़ते हैं, मतलब कि आप जो है बिडिंग किस तरह करते हैं कि हमको इस क्वांटिटी में इस क्वालिटी का ये प्रोडक्ट चाहिए। तो बहुत से सप्लायर्स ऐसे होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं आपको सप्लाई करने में, ठीक। तो आपका स्टेटस किस तरह का है इस पर भी डिपेंड करता है आपकी परचेजिंग बिहेवियर। नाउ इसके बाद है इम्पैथी। इम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति। सहानुभूति का मतलब कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेशन या फीलिंग्स कैसी हैं। यहाँ का मतलब एम्पैथी और सहानुभूति का मतलब कि आपकी फीलिंग्स कैसे हैं। अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझ के, जैसे जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो क्या मान के चलते हैं कि हम इसकी एक फैमिली हैं, हम इसकी एक फैमिली है। क्यों? क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द वर्क जैसे 24 आवर्स होते हैं तो 24 आवर्स में 10 से 12 घंटे, 8 से 12 घंटे के बीच में हमारा टाइम किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता है। तो हमारा उसके साथ इंटरेक्शन कैसा है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या हम उसमें कितना अटैच्ड हैं, हम उसमें कितना अटैच्ड हैं, इस बात की भी हमारी परचेजिंग पर इन्फ्लुएंस पड़ता है, ठीक। तो यहाँ पर सहानुभूति मतलब ये नहीं है कि आपका उससे कोई वैसा हो, लेकिन हाँ ये है कि आपका उससे इंटरेक्शन या अटैचमेंट है जो आपके परचेजिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। नाउ अगला है परसुएसिवनेस। परसुएसिवनेस का मतलब होता है इंस्पिरेशन, तो प्रेरक, जो आपको प्रोत्साहित करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप दूसरों के इंस्पिरेशन से या मोटिवेट करने से भी आप परचेजिंग करते हैं। आप जो जैसे आपके यहाँ सुपरवाइजर कुछ काम करते हैं, उनको लगता है कि जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं उसमें हमें कुछ और मिक्स करके और बेटर क्वालिटी को कर सकते हैं, तो वो बताते हैं आपके जो प्रोडक्शन मैनेजर होगा, प्रोडक्शन मैनेजर को बताएंगे कि अगर हम इस तरह से कुछ और इसमें मिक्स कर सकते हैं जो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो इसकी क्वालिटी और इम्प्रूव हो सकती है। तो प्रोडक्शन मैनेजर परचेज मैनेजर को बता सकता है कि देखिए अगर हम जो है इसमें इस तरह से करें तो हम इसको क्वालिटी बेटर कर सकते हैं जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन और आगे जा सकता है। तो उसमें वो चाहें तो कुछ न्यू प्रोडक्ट भी परचेज कर सकते हैं। तो ये क्या है, आपको परसुएड या राजी करना। कुछ ऐसे पर्सन भी होते हैं जो आपको परचेजिंग के लिए राजी कर लेते हैं या आपको प्रोत्साहित करते हैं या आपको प्रेरित करते हैं। तो ये क्या है, ये कुछ इंटरपर्सनल फैक्टर्स हैं जो आपके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके बाद बात करते हैं इंडिविजुअल। अब यहाँ पर जो इंडिविजुअल की बात अगर हम करें तो इंडिविजुअल का ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो कस्टमर से रिलेटेड, वो आपके सारे कस्टमर से रिलेटेड फैक्टर्स हैं जो आपके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे एज, इनकम, एजुकेशन, जॉब पोजीशन, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, ये आपके इंडिविजुअल हैं फैक्टर हैं जो आपके परचेजिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपका एक सिंपल सा एग्जांपल ये देखिए कि जब कभी आप शॉपिंग करने जाते हैं, एक पर्सन है, जैसे हम आप लोग हैं जो शॉपिंग करने जाते हैं किसी दुकान पर, और जो शॉपिंग करते हैं सब्जी वाले के पास गए
तो वो मान लीजिए एक सब्जी बेच रहा है 10 रुपए किलो, वहीं अगर एक कार वाला आता है, एक कार वाला मर्सिडीज कार से उतरता है और अच्छा सोने की चेन है, ये सब कुछ पहने, तो आप क्या देखेंगे कि वही सब्जी वाला जो आपको 10 रुपए पर केजी के हिसाब से दिया है, उसको हो सकता है 15 रुपए या 20 रुपए पर केजी के हिसाब से दे दें। क्यों? क्योंकि उसने उसकी पर्सनालिटी, एटीट्यूड और इनकम का एक आइडिया लगाया, जिसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया, उसको अपना प्राइस बताया है। तो ये क्या है, उसका बाइंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो रहा है, इसके ये फैक्टर है, ये इंडिविजुअल फैक्टर। तो ऐसे ही जो आपकी कंपनी में अगर सप्लायर्स हैं वो, या आपके परचेज मैनेजर हैं वो, उनमें से ये सारे फैक्टर, मान लीजिए एक कम पढ़ा लिखा है, एक ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो उसमें बार्गेनिंग पावर फिर दोनों में अलग अलग से होती है। तो जब आप खुद देखिए कि जब आप किसी के साथ बात करते हैं, तो उसकी जैसी पोजीशन या पर्सनालिटी या स्टेटस होता है, आप उसी अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो ये क्या है, आपके परचेजिंग बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक? तो ये आपके कुछ ऐसे फैक्टर थे जो आपके परचेजिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। Business buyers are heavily influenced by factors in the current and expected economic environment, such as level of primary demand. अब आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, हम इस मामले में अभी बात कर चुके हैं कि आपका प्रोडक्शन और आपकी उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है तो आपका परचेजिंग भी ज़्यादा होगी, और अगर आपका डिमांड कम है तो आपकी परचेजिंग भी कम हो जाएगी। नाउ the economic outlook, business buyers are also affected by technological, political, and competitive developments in the environment. The business buyer must watch these factors, determine how they will affect the buyer, and try to turn these challenges into opportunities. अब ये जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, अगर आपने पढ़ा हो शॉर्ट एनालिसिस में जो भी आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो आपके लिए दो फैक्टर काम करते हैं। कौन से? थ्रेट और अपॉर्चुनिटी का। जितने भी ये फैक्टर्स हैं, ये आपके लिए थ्रेट भी हो सकते हैं और आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर सकते हैं। आपके लिए थ्रेट भी जनरेट कर सकते हैं और आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या है, आपका इससे जो परचेजिंग है वो इन्फ्लुएंस होती है। ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, इनसे अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको थ्रेट और अपॉर्चुनिटी को कैसे हैंडल करते हैं और कैसे आप परचेजिंग करते हैं, जो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। नाउ इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर। ईच बाइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम, एंड द बिजनेस मार्केटर मस्ट अंडरस्टैंड दीज फैक्टर्स वेल। क्वेश्चन कह रहा है, अब जैसे देखिए किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर्स होते हैं। हाउ मेनी पीपल आर इन्वॉल्व इन द बाइंग डिसीजन, ये भी अभी हमने बात की थी कि कितने पर्सन बाइंग डिसीजन में इन्वॉल्व हैं। ठीक, हु आर दे, वे कौन है, परचेज मैनेजर हैं, सुपरवाइजर हैं, प्रोडक्शन मैनेजर हैं। व्हाट आर द इक्विवेलेंटिव क्राइटेरिया, आपको जो परचेजिंग करनी है आपने उसको किस बेस पर इवेल्युएट किया है। मतलब आपको अगर जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी आपने परचेज करनी है वो किस बेस पर आपने निकाला कि आपको इतना परचेज करना है। व्हाट आर द कंपनीज पॉलिसी एंड लिमिट्स ऑन इट्स बायर, कंपनी की पॉलिसीज क्या हैं। इसके बाद करते हैं इंटरपर्सनल फैक्टर। द बाइंग सेंटर यूजुअली इंक्लूड्स मैनी पार्टिसिपेंट्स हु इन्फ्लुएंस ईच अदर। अब क्या है कि जब जो बाइंग सेंटर होते हैं उसमें बहुत से ऐसे एम्प्लॉय या पर्सन होते हैं जो एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं, जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। So, interpersonal factors also influence the business buying process. Participants may influence the buying decision process because they control rewards and punishment. अब यहाँ पर है कि जो वहाँ पर आपके एम्प्लॉय हैं वो क्या है, आपके रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट दोनों को कंट्रोल करते हैं। मतलब कि जो अगर आपके लोअर डिवीजन के हैं, जैसे आपके सुपरवाइजर वगैरह हो गए या वर्कर्स हो गए या जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, वो क्या है, रिवार्ड की उम्मीद में रहते हैं कि आपका प्रोडक्शन कैसा है तो उसके अगर ज़्यादा होगा तो रिवार्ड, या अगर वो सही से काम नहीं कर रहे तो फिर उनको पनिशमेंट। तो इसका मतलब कि उसमें बहुत से ऐसे इंडिविजुअल्स इंक्लूड होते हैं जो आपके परचेजिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। नाउ आर वेल लाइक्ड, हैव ए स्पेशल रिलेशनशिप विद अदर इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट। अब ये जितने भी लोग हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अदर पर्सन होते हैं, उनसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में इंटर रिलेटेड होते हैं।
So business marketer must try to understand these factors and design strategies that them take them into account. तो जो बिजनेस मार्केटर्स के ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट होता है, उनको क्या करना चाहिए, उनको ये जो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से समझने चाहिए। जैसे कहा गया जाता है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके जो लोअर क्लास के लोग हैं, जो आपके सुपरवाइजर हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, उनको ज़्यादा बेटर नॉलेज होती है जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो उस प्रोडक्ट या आपके मटेरियल से डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड है। तो क्या होगा, आप जब भी स्ट्रेटजी बनाते हैं तो आप एक बार उनसे ज़रूर आप उनको पूछ लीजिए, जिससे कि जब आपको परचेजिंग करनी हो तो किस क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको परचेज करना है, कितना परचेज करना है, वो बेटर आपको बता सकते हैं। अगला है इंडिविजुअल फैक्टर्स। नाउ each participants in the business buying decisions process brings in personal motive. इसमें क्या होता है, उनका पर्सनल मोटिव, perceptions and preferences. These individual factors are affected by personal factors such as age, income, ये सारी चीजें। अब जैसे हम एक बात करें कि जो आपका परचेज मैनेजर या आपका सुपरवाइजर या प्रोडक्शन मैनेजर जो भी होता है, उन सबकी अपनी अलग अलग थिंकिंग होती है, उन सबकी अपनी अलग अलग थिंकिंग होती है और उनके अपने पर्सनल मोटिव्स भी होते हैं। मतलब उस कंपनी से कितना अटैच है वो, उनके अपने पर्सनल मोटिव भी होते हैं, ठीक, उनके प्रेफरेंसेस होते हैं। अब वो किस बेस पर हो सकते हैं, वो उनकी एज, इनकम, उनकी पोजीशन, उनका स्टेटस, उनका प्रोफेशनल आइडेंटिफिकेशन, एटीट्यूड, ये सब की वजह से उनके मोटिव्स और परसेप्शन अलग अलग हो सकते हैं। तो क्या है, ये आपके जो परचेजिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से ये सारे के सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आपका 20 तारीख को आपका इसका एग्जाम होगा, इंटरनल जो टेस्ट होगा कंज्यूमर बिहेवियर का, आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा 20 तारीख को। तो उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स पर ईच क्वेश्चन, और 15 मिनट्स का टाइम होगा। 20 तारीख का देखिए उस दिन क्लास पढ़ रही है कि नहीं, अगर क्लास पढ़ रही होगी उस दिन तभी होगा, याद रखिएगा। मैं अभी चेक कर लेता हूँ, नहीं 20 तारीख को नहीं पढ़ रही, तो फिर ये होगा आपका 18 को कर लेते हैं, 19 को छुट्टी रहेगी, 19 को छुट्टी रहेगी, तो 18 तारीख को, कल नहीं परसों, परसों आपका एक टेस्ट कर लेते हैं कंज्यूमर बिहेवियर का। 30 क्वेश्चन, 15 मिनट्स, 1 क्वेश्चन पर ईच मार्क्स, ठीक। आप सर सभी बाद लोग, में रख लीजिए 18 और 19 को एक और है अलग। हाँ तो बेटा क्लास टाइम में ही रख सकते हैं, 16 से 21 के बीच में रखना है ना हम लोगों को। अच्छा। हाँ 16 से 21 के बीच में आपके सारे टेस्ट होने शायद। हाँ वो एक मैम भी ले रही हैं, फरा मैम। हाँ वो अब हर सब्जेक्ट ऐसा ही होगा, तो अभी 18 को हम इसका ले लेते हैं, और ऑपरेशंस रिसर्च का हम 21, 20 या 21 को कर लें, 18 को इसका हो जाएगा, और 21 तारीख को हम लोग ऑपरेशंस रिसर्च का कर लेते हैं, ठीक है। सर 20 क्वेश्चन हो गए कि 30? 30 ठीक। 30 क्वेश्चन, 1 मार्क्स पर ईच क्वेश्चन। और क्योंकि अब थोड़ा ऑफलाइन क्लासेस भी चलने लगी हैं आपके 6 सेमेस्टर की, तो जो इसके बाद शायद ऑपरेशंस रिसर्च की क्लास है वो क्लास आपकी हम 2 बजे के बाद रख लेंगे, क्योंकि अभी मेरी एक ऑफलाइन क्लास है, तो हम उसमें जा रहे हैं अभी, फिर हम 2 बजे आपकी OR की क्लास करेंगे। तो अब ऑफलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं, अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिएगा। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, सी यू at 2 p.m. with OR class.
और सभी लोग प्लीज अपना नाम जरूर लिख दीजिए इसमें, जो लोग अभी बाद में आए हैं या जिन लोगों ने नाम नहीं लिखा वो सब लोग अपना नाम लिख दें चैट बॉक्स पर, वो अटेंडेंस मेरे पास आ जाएगी। सभी लोग अपना नाम जरूर लिख दीजिए। बीकॉम में